हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज अदिति। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्यूट किडनी फेलियर। लास्ट सेशन में मैंने आपको क्रॉनिक किडनी फेलियर के बारे में पढ़ाया था। उसके जस्ट आगे ही अब हम बात करेंगे एक्यूट किडनी फेलियर की। इससे पहले हमने क्रॉनिक किडनी फेलियर पढ़ा था। इस क्रॉनिक किडनी फेलियर में क्या था, यहाँ पर अगर मैं किडनी फेलियर, क्रॉनिक किडनी फेलियर की बात करूं जो बहुत लंबे समय से आपका चलता आ रहा है, तो उसके लिए हमने कुछ डाइटरी इन्वेंशंस पढ़े थे, किस तरीके की हमें डाइट लेनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें मॉडिफाई करनी चाहिए। नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्यूट किडनी फेलियर। तो एक्यूट किडनी फेलियर में क्या है, क्रॉनिक जो बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है, बट एक्यूट क्या है, जैसे अभी आपको सिम्टम्स अपीयर होने स्टार्ट हुए, ज्यादा टाइम पीरियड नहीं हुआ है। तो एक्यूट किडनी में क्या होगा, देयर इज रैपिड लॉस ऑफ रीनल फंक्शन ड्यू टू डैमेज ऑफ the kidneys resulting in retention of nitrogenous and non-nitrogenous waste that are normally excreted by the kidney। यहाँ पे जो भी आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट था जो किडनी रिलीज कर रही थी, वो सिक्रीट नहीं कर पाएगी, नॉर्मल रेट पे वो सिक्रीट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर क्या था, मैंने आपको जब किडनी के बारे में पढ़ाया था, तो किडनी फेलियर किस वजह से होती है, जब वहां पर देयर इज accumulation of the waste product in the किडनी इन द ब्लड। तो यहाँ पर क्या था, जब भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है ब्लड में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या करता है, किडनी फेलियर में किडनी को फेल करता है। तो यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट में क्या क्या बताया था मैंने आपको, यूरिया था, नाइट्रोजनस वेस्ट था, अमोनिया था, ये सारे क्या थे, यहाँ पर कुछ वेस्ट थे जो कि किडनी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ब्लड में कोएगुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी प्रॉपर फिल्ट्रेट नहीं कर पाती उन वेस्ट को। तो वो वाला मैंने आपको बताया था एक्यूट एंड किडनी क्रॉनिक किडनी फेलियर। एक्यूट में भी क्या है, यहाँ पर जो रीनल फंक्शन है वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसमें हम कैसी कैसी डाइटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो प्रोटीन कैसे लेंगे, जीएफआर जो मैंने कल आपको बताया था पहले वाले सेशन में, जीएफआर क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसकी एक रेंज भी बताई थी मैंने आपको कि इतना जीएफआर होना चाहिए जब भी हम टेस्ट कराते हैं। तो यहाँ पे जो जीएफआर है, जीएफआर के डिपेंड देखते ही हम कितना प्रोटीन लेते हैं, 0.5 kg पर बॉडी वेट रिकमेंड किया जाता है, जिसकी कितनी बायोलॉजिकल वैल्यू होती है, 60%। उसके बाद जब जीएफआर नॉर्मल प्रोटीन रेंज पे आ जाता है, तो इसमें हम 1 से 1.5 ग्राम पर किलो बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन जो है वो दे सकते हैं। बट प्रोटीन की अमाउंट डिपेंड किस पे करती है, जीएफआर पे, कि आपका कितना, जब आप टेस्ट करा रहे हो तो कितना जीएफआर आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कैलोरीज की बात करूं, तो कैलोरीज कितनी चाहिए, यहाँ पे 30 से 40 किलो कैलोरीज पर केजी ऑफ बॉडी वेट हमें क्या चाहिए, कैलोरीज चाहिए इन द एक्यूट किडनी फेलियर। सोडियम कितना चाहिए, 0.75 to 1% इन द ओलिगोरिक फेस। पोटेशियम कितना चाहिए, यहाँ पर हाइपर कैलमिया ना हो, ठीक है। हाइपर कैलमिया क्या था, हाइपर मीन्स ज्यादा और कैलमिया मीन्स पोटेशियम, ताकि पोटेशियम की जो अमाउंट है वो ज्यादा ना हो, इसलिए यहाँ पर क्या करना है, हमें पोटेशियम की अमाउंट को मॉनिटर करना है कि कितना पोटेशियम जो है वो जा रहा है बॉडी में। जब मैंने आपको बताया था पिछले वाले सेशन में कि यहाँ पर जब भी हम इसकी किडनी फेलियर की बात करते हैं, तो यहाँ पर पोटेशियम का सबसे ज्यादा मेन रोल होता है। तो यहाँ पर पोटेशियम कितना होना चाहिए, पोटेशियम हाइपर कैलमिया ना हो, इसलिए इसको क्या करना चाहिए, रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। फ्लूइड में क्या है, फ्लूइड इनटेक कितना होना चाहिए, 400 to 500 ml पर डे क्या होना चाहिए, आपका फ्लूइड बॉडी में जाना चाहिए। बट दैट अगेन डिपेंड ऑन द फेज, कि वो कौन सा फेज है, डायलिसिस वाला फेज है या फिर ओलिगोरिक है या फिर आपका डाययूरेटिक फेज है। तो ये था आपका किडनी के बारे में, ठीक है, क्रॉनिक और एक्यूट किडनी के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ डिजीज विच इज माल एब्जॉर्प्टिव डिसऑर्डर्स। माल एब्जॉर्प्टिव डिसऑर्डर्स का मतलब क्या है, देखो, माल एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, माल एब्जॉर्प्शन दो वर्ड से बना है, माल प्लस एब्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब क्या है, माल एब्जॉर्प्शन का ये क्या है, जनरली जब हमारे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, ठीक है, बॉडी में, इसकी वजह से क्या होता है, माल एब्जॉर्प्शन। नाम से ही देखो पता चल रहा है, जब बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो कौन सी डिजीज होती है, माल एब्जॉर्प्टिव डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होगा कि किसकी वजह से होता है, देखो, जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपरली, तो वो किसकी वजह से होता है, इन्फेक्शन, मेडिकेशन, इंटेस्टाइन में वो इन्फेक्शन हो, सर्जरी हुई हो, ठीक है। देखो, माल एब्जॉर्प्शन, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। न्यूट्रिएंट्स क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर पाते बॉडी में, या तो बॉडी इन्फेक्टेड हो, ठीक है, बॉडी में इन्फेक्शन हो, किसी तरीके की सर्जरी करा रखी हो, या फिर यहाँ पर
आपकी दवाइयां चल रही हो, आप मेडिकेशन पे हो, ठीक है। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन रोल प्ले होता है क्योंकि सबसे ज्यादा ये डाइजेशन में हेल्प करती है और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे माल एब्जॉर्प्टिव डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। अब अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है न्यूट्रिएंट्स का तो कौन कौन सी डेफिशिएंसी यहाँ हो सकती है। देखिए फर्स्ट यहाँ पे डिसऑर्डर आता है आपका सिलियाक डिजीज। सिलियाक डिजीज में क्या होता है यहाँ पर, जिसमें ग्लूटन नहीं बॉडी में डाइजेस्ट होता है ना। तो यहाँ पे सिलियाक डिजीज किसकी वजह से होता है, ग्लूटन इंटॉलरेंस। जब बॉडी में ग्लूटन नहीं जब बॉडी में ग्लूटन टॉलरेट नहीं होता तो आप इसको बोलते हो ग्लूटन इंटॉलरेंस, ठीक है ना। ग्लूटन इंटॉलरेंस, जब यहाँ पर बॉडी जो है वो व्हीट को नहीं पचा पाती तो उसको हम बोलते हैं ग्लूटन इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस किसकी वजह से होता है, जब हमारी बॉडी में मिल्क नहीं पच पाता, मतलब मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो पाता। लैक्टोज इंटॉलरेंस मींस मिल्क इंटॉलरेंस। सिटोरिया में भी क्या है, एक माल एब्जॉर्प्टिव डिसऑर्डर है जिसमें देयर इज एक्सेस फैट इन द फीसिस। फीसिस में बहुत ज्यादा एक्सेस फैट निकलता है तो उसको आप बोलते हो स्टिटोरिया। इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो सिलियाक डिजीज हमारी बॉडी में, सिलियाक जब हमारा ग्लूटन इंटॉलरेंस है मतलब अनाज वाली सीरियल्स वाली चीजें बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, अब्सॉर्ब नहीं हो पा रही है। लैक्टोज में मिल्क एब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है और स्टिटोरिया का मतलब जब फीसिस में एक्सेस फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो इसके बारे में आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए सिलियाक डिजीज मतलब जब आटा बॉडी में नहीं पच पा रहा है तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जहां पर बॉडी जो है वो ग्लूटन को रिजेक्ट करती है। ग्लूटन क्या है, ग्लूटन एक प्रोटीन है, ठीक है। ग्लूटन इज अ प्रोटीन फाउंड इन फ्लावर, आटे में मिलता है ये, ठीक है, फाउंड इन फ्लावर। तो यहाँ पर अच्छा ग्लूटन के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है ग्लूटन, एक ग्लूटेनिन, एक ग्लायडिन, ठीक है। एक आटे की टेक्सचर को मेंटेन करता है, एक स्ट्रेचीनेस को मेंटेन करता है। तो यहाँ पर जब बॉडी में ग्लूटन नहीं डाइजेस्ट होता है तो कौन सी डिजीज होती है, सिलियाक डिजीज, जिसको हम बोलते हो आटा नहीं पचता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कि जिसकी बॉडी में सीरियल या फिर ग्रेन्स जो है वो नहीं डाइजेस्ट हो पाते, मेनली आटा नहीं डाइजेस्ट हो पाता। तो इसके सब्सटीट्यूट में वो क्या लेते हैं, बार्ले, राइस, ठीक है, ये सब क्या है, ओट्स और आपका रागी, ये सब क्या है, इसका सब्सटीट्यूट है जिसकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता। डाइजेस्ट क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वो ग्लूटन इंटॉलरेंस है। ग्लूटन जो आपका प्रोटीन है वो बॉडी में डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, देयर इज लॉस ऑफ नॉर्मल इंटेस्टाइनल विलाई, मतलब यहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से स्मॉल बाउल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो ये जो डिजीज है वो है सिलियाक डिजीज। अब यहाँ ग्लूटन के बारे में पढ़ लीजिए। ग्लूटन क्या होता है, ग्लूटन एक इनसॉल्युबल प्रोटीन है जो कि मिलता है आपके सीरियल ग्रेन्स में, व्हीट, राय, बार्ले, ओट्स, ठीक है। दो मेन प्रोटीन कौन से इसके, ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन है। ग्लाइडिन का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ग्लाइडिन आपका 70% होता है टोटल ग्लूटन के कंपैरिजन में, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर देता है। और ग्लूटेनिन से क्या मिलती है, इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ मिलती है। मतलब आटे के जब आप स्ट्रेच करते हो, जब आटा गूंदते हो तो जो स्ट्रेचिंग होता है दैट इज ड्यू टू द ग्लूटेनिन प्रोटीन। और ग्लाइडिन क्या है, ग्लाइडिन एडवर्स इफेक्ट देता है, ज्यादा आपका ग्लाइडिन मिलता है जो कि क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर देता है, जिसको सिलियाक डिजीज होती है। नाउ कमिंग टू द सिम्टम्स, देखो जब बॉडी में नहीं पच रहा है आटा तो सिम्टम्स क्या आएंगे, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, पेल स्टूल्स, फ्लैटुलेंस, ठीक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इज फ्लैटुलेंस। तो यहाँ पर ये सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आएंगी। स्किन प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है, रैशेज हो सकते हैं, स्किन इन्फ्लामेशन हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन से रिलेटेड कौन से प्रॉब्लम्स आएगी, फटीग, एंजाइटी, डिप्रेशन। और अदर्स में वेट लॉस हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा काफी लोगों को आटा नहीं पचता है, आटा नहीं डाइजेस्ट होता है तो उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर वेट लॉस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड डिलेड ग्रोथ। जब वेट लॉस नहीं होगा तो ग्रोथ भी डिले हो जाएगी, वेट लॉस होगा तो वहां पे ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे डाइटरी मॉडिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, ग्लूटेन की जितने भी खाने हैं सबको क्या कर दो,
एलिमिनेट कर दो, सब्सटीट्यूट इनके खाने चाहिए। सीरियल ग्रेन्स, वीट, राई, बार्ले, ओट्स, इनके प्रोडक्ट्स जो है सबको एलिमिनेट कर दो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, हम कैसे करेक्ट करेंगे, जो PEM है, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो मैंने आपको पढ़ाया था पहले वाले वीडियोस में, आप जाकर देख सकते हो, उसको कैसे करेक्ट करना है। आप अच्छी अमाउंट में प्रोटीन लो जिसमें ग्लूटेन ना हो, ठीक है। अगर किसी को एनीमिया है तो वहां पे आयरन, फोलेट, विटामिन B12 ये सब दो, और सप्लीमेंट्स भी आप यहाँ पर दे सकते हो, जो कि कैल्शियम और विटामिन के सप्लीमेंट्स हो सकते हैं। दूसरी डिजीज के अगर मैं बारे में बात करूं, दूसरी डिजीज है लैक्टोज इंटॉलरेंस। देखिए लैक्टोज क्या है, दिस इज अ मिल्क शुगर, है ना, मिल्क शुगर है, डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड मीन्स 2 यूनिट से बनी है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैक्टोज है वो एक आपकी मिल्क शुगर है, जो कि क्या करती है, यहाँ पर जब हमारी बॉडी में मिल्क या फिर मिल्क से बनी हुई चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पाती, तब होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। जैसे आपने देखा होगा काफी सारे लोग हैं जिसको दूध नहीं पचता, वो क्यों डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी में, दैट इज ड्यू टू द presence of enzyme lactase deficiency, sorry not presence, there is a deficiency of enzyme। कौन सा एंजाइम है, लैक्टेज एंजाइम है। आप कैसे याद करो, लैक्टोज से लैक्टेज, ठीक है, डन। अब देखो यहाँ पर अगर बॉडी में लैक्टेज एंजाइम नहीं बन पा रहा है, एंजाइम क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं ना रिएक्शन को, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, कोएंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन जब मेरी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम ही नहीं है तो वो दूध को कैसे डाइजेस्ट करेगा, नहीं करेगा ना। तो यहाँ पर लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या है, व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम लैक्टेज, तो वहां पर मिल्क जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, दूध से बनी हुई चीजें या मिल्क को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। इसके ट्रीटमेंट जब आप जाते हो डॉक्टर्स के पास तो काफ़ी सारी वो मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन क्या करती है, वो मेडिसिन आपका लैक्टेज जो है वो बनाने में मदद करती है, कि लैक्टेज एंजाइम जो है वो बनना स्टार्ट हो जाए, ताकि मिल्क से बनी हुई चीजें जो है वो पच जाए। तो यहाँ पे लैक्टेज क्या है, मिल्क आपका एंजाइम है, जो कि कहाँ मिलता है, इंटेस्टाइन में मिलता है, ठीक है। जब बॉडी में लैक्टेज एंजाइम नहीं पच रहा है तो उस लैक्टेज एंजाइम की वजह से क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। लैक्टोज क्या है, एक मिल्क शुगर है, बता चुकी हूँ, डाइसेकेराइड है, जो कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनी हुई है, मींस एक मोनोसेकेराइड है, एक मोनोसेकेराइड, दोनों कंबाइन कर दिया तो डाइसेकेराइड। अब जो लैक्टोज है, जब लैक्टेज एंजाइम उनकी बॉडी में नहीं है तो लैक्टोज क्या है, एज सच पास हो जाएगा, इंटेस्टाइन से पास हो जाएगा और वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है एंड एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब लैक्टेज एंजाइम नहीं बन रहा है बॉडी में तो यहाँ पे लैक्टोज से डायरेक्ट लैक्टिक एसिड बन जाएगा इंटेस्टाइन में जाकर, जिसकी वजह से यहाँ पर डायरिया भी हो सकता है और बहुत सारे आपको सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। स्टमक अपसेट रह सकता है, एब्डोमिनल पेन रह सकता है, ठीक है। और यहाँ पर किस किस को इफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, HIV, माल न्यूट्रिशन, इन सब पे को भी अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो इससे ये सारी बीमारियां भी हो सकती है। इसके कारण क्या है, देखिए जब लैक्टोज इंटॉलरेंस है, अगर दूध नहीं पच रहा है तो यहाँ पर किसी के जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। अगर किसी को पहले से ही लैक्टेज की डेफिशिएंसी है, जेनेटिक है तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे रिडक्शन इन जेजुनल लैक्टेज एक्टिविटी ड्यू टू इन्फेक्शन इन गट। अगर गट में इन्फेक्शन है तो वहां पे लैक्टेज एंजाइम होगा बट उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन्फेक्शन है अगर गट में तो वो डाइजेस्ट नहीं करेगा, जबकि उसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। उसके बाद क्या है, यहाँ पर दूसरा, अगर किसी को सिलियाक डिजीज है तो वहां पर क्या होगा, स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है ना। ग्लूटन तो है बॉडी में प्रेजेंट, मतलब ग्लूटन प्रोटीन वो खा रहा है, बट एंजाइम जो है उसको पचाने के लिए वो इनएक्टिव है। तो यहाँ पर ये सारे कारण हो सकते हैं। और अगर यहाँ पर जेजुनम पार्ट रिमूव है, जेजुनम कौन सा है, अगर इंटेस्टाइन का कोई पार्ट रिमूव है ड्यू टू द सर्जरी
तो उस केस में भी एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से सेलियाक डिजीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये सभी जो है डिजीज हो सकती है। नाउ कमिंग टू द सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर? एनोरेक्सिया, नोजिया, इंटेस्टिनल डिस्टेंशन मतलब डिस्कम्फर्ट हो सकता है इंटेस्टाइन में, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, सीवियर डायरिया हो सकता है, अंडर न्यूट्रिशन एंड लॉस ऑफ वेट। जब बॉडी में कुछ जा ही नहीं रहा, एंजाइम बन ही नहीं रहा, तो वहां पे वेट लॉस के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस की बजाय सीलियाक डिजीज में वेट लॉस के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसके ज्यादा सिम्टम्स अपीयर होते हैं। नाउ कमिंग टू द डाइटरी मॉडिफिकेशन, अब अगर मैं डाइट की बात करूं तो क्या करना है हमें? जब लैक्टेज एंजाइम नहीं बन रहा है तो हमें लैक्टेज की एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा, ठीक है। सारे मिल्क प्रोडक्ट्स जो है उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। दो एंजाइम है, एक लैक्टेड एंड एक मैक्सिलैक्ट, ठीक है। ये आपकी मेडिसिन जो है मार्केट में अवेलेबल है, जो कि क्या करती है? लैक्टेज एंजाइम को बनाने में हेल्प करती है बॉडी में, कि लैक्टेज एंजाइम जो है बॉडी में थोड़ा सा ही एक्टिव हो जाए, ताकि जो लैक्टोज है वो बॉडी में थोड़ा सा ही एक्टिव हो जाए। उसके बाद क्या है? जब हम इनको मिल्क प्रोडक्ट में ऐड करते हैं, जब इनको, तो वो क्या करता है? डाइजेस्ट करता है 90% ऑफ द लैक्टोज इन द मिल्क। तो यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे यहाँ पर इनको लैक्टेड और मैक्सिलेट को, तो ये क्या करेंगे? यहाँ पर डाइजेस्ट कर सकते हैं। एंजाइम जो है लैक्टेज एंजाइम वो डाइजेस्ट करता है मिल्क को, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंजाइम ऐसे आपके मार्केट में अवेलेबल है, जो कि क्या करेंगे? लैक्टोज को आपकी बॉडी में एंजाइम को एक्टिव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मॉडरेट लेवल क्या है? इनटेक ऑफ मिल्क इज रेस्ट्रिक्टेड, इसमें हम मिल्क की इनटेक को कम कर सकते हैं। फर्मेंटेड जो कुक्ड फूड है उसको हम प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? हमें लैक्टेज एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाना है, ठीक है। लैक्टेज एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करना, तो कैसे करेंगे? पहले यहाँ पे मिल्क के प्रोडक्ट्स को क्या कर दो? रेस्ट्रिक्ट कर दो, और जितने भी फर्मेंटेड और कुक्ड फॉर्म है मिल्क की, जैसे आपका खोया हो गया, ठीक है, बटर, चीज, ये सब क्या कर दो? बंद कर दो। बट अगर आपकी बॉडी में लगता है कि एंजाइम थोड़ा सा एक्टिव हो गया है मेडिकेशन से, तो वो क्या करो? उसको आप थोड़ा सा एनहांस कर सकते हो। आप थोड़ा सा आप मिल्क पी कर देख सकते हो, अगर वो नहीं पचता है, नहीं डाइजेस्ट होता, तो फिर आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। मेडिकेशन से आपका क्योर हो जाता है, बट उतना प्रॉपर तरीके से क्योर नहीं हो पाता। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सेफ्टी ऑफ योगर्ट। क्या क्या लेना है यहाँ पर? ठीक है, बैटर, जो योगर्ट है वो अच्छे से टॉलरेट हो जाता है ड्यू टू द माइक्रोबियल बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, जो कि मिल्क में मिलता है। होममेड योगर्ट जो है बेस्ट टॉलरेट होता है, क्योंकि उसमें कंटेंट, लैक्टोज कंटेंट क्या होता है? लो होता है। मतलब जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसमें हम योगर्ट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। मिल्क को कमर्श जो आपके योगर्ट है, बटर मिल्क है, ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्रीम ऐड कर सकते हैं। और मिल्क जो इसमें जिसमें लो कंटेंट है, मतलब जिसमें लैक्टोज जो मिल्क शुगर है वो कम है, वो हम ले सकते हैं। जैसे आपका योगर्ट हो गया, बटर मिल्क हो गया, ठीक है, इनमें कई बार हम इनका क्रीम या फिर मिल्क ऐड करके इसमें ले सकते हैं। प्रोबायोटिक्स को भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होल मिल्क वर्सेस फैट मिल्क, फैट फ्री मिल्क, ठीक है। होल मिल्क आपका, अगर हम होल मिल्क को कंज्यूम करेंगे रादर देन स्किम मिल्क, और यहाँ पे हम मिल्क कंज्यूम करेंगे, तो वहां पे भी क्या होगा? गैस्ट्रिक एम्पिटिंग जो है वो डिले हो जाएगी, ठीक है। होल मिल्क और फैट वर्सेस फैट फ्री मिल्क में क्या है? अगर हम होल मिल्क लेंगे स्किम मिल्क की जगह, ठीक है, तो यहाँ पे सिम्टम्स जो है वो कम अपीयर हो सकते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है स्टिटोरिया। स्टिटोरिया का मतलब क्या है? वेयर टू मच फैट इज एक्सक्रीटेड इन द स्टूल। जब स्टूल में बहुत ज्यादा फैट सिक्रीट हो जाता है उसको हम बोलते हैं स्टिटोरिया, ठीक है। स्टिटोरिया से क्या होगा? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। मेनली यहाँ पे क्या करेगा? जो लाइपेज एंजाइम है, जो कि लाइपेज एंजाइम किसका होता है? फैट का होता है, जो फैट को डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पे जो लाइपेज है उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से फीकल में आपका फैट जो है वो ज्यादा निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है, हैव म्यूकस प्लग दैट ब्लॉक पैंक्रियास डक्ट रिजल्टिंग इन स्टिटोरिया ड्यू टू द फैट मालअब्जॉर्प्शन। लेकिन चिल्ड्रन में अगर किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो वहां पर क्या है?
म्यूकस रिलीज होगा, ठीक है, और फैट जो है वो जल्दी आपका ज्यादा रिलीज होगा क्योंकि माल एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आप कितनी क्वांटिटी में फैट ले रहे हो डाइट में वो डिपेंड करता है। सिम्टम्स क्या है स्टिटोरिया के? एनोरेक्सिया, फीलिंग ऑफ फुलनेस, एब्डोमेन पेन, बल्की, पेल, ग्रीसी टूल, डायरिया, ये सब क्या है सिम्टम्स है। कोजीज में क्या है? माल एब्जॉर्प्शन, सिलियाक डिजीज, पैनक्रियाटिक मतलब पैंक्रियाज की डिजीज है, और यहाँ पे लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो हो सकता है। तो स्टिटोरिया में क्या है? व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ फैट रिलीज्ड इन द स्टूल्स, तो इसको हम बोलते हैं स्टिटोरिया। इसके सिम्टम्स क्या है? आपको ऐसा लगेगा पेट बहुत ज्यादा फुल है, पेन होने लगा है एब्डोमेन में, और इसका कारण क्या है? सिलियाक डिजीज भी हो सकती है, पैंक्रियाज की प्रॉब्लम भी हो सकती है, लैक्टोज इंटॉलरेंट भी यहाँ पर हो सकता है। तो इसको डाइटरी मॉडिफिकेशन कैसे करोगे? पहले आप उसका एक्चुअल कोज जानो कि स्टिटोरिया का एक्चुअल कोज क्या है। फैट कम से कम खाओ, कार्बोहाइड्रेट कम लो, एंड फाइबर डाइट जो है वो भी क्या लेनी है आपको यहाँ पर कम लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है? अगर सिलियाक डिजीज की वजह से है तो पेशेंट को क्या एडवाइस करना चाहिए कि यहाँ पे ग्लूटेन फ्री डाइट को यूज करें। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से स्टिटोरिया है तो वहां पर क्या करना चाहिए? लैक्टोज जो दूध वाली चीजें हैं वो नहीं खानी चाहिए। तो ये तीन चीजें थी आपकी मैल अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड, सिलियाक डिजीज, स्टिटोरिया एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ये वाली तीनों डिजीज से क्वेश्चन जो है एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूले, आपको आंसर जरूर मिलेगा, आपका नेट जेआरएफ जरूर क्वालिफाई होगा। इसी तरह से कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।